थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे दूं ताकि आप जब बात करें तो आपको आइडिया हो। ये राजस्थान से हैं। जयपुर जिले में ही जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर कोटपुतली के पास एक गांव है, वहां से हैं, जयसिंहपुरा से। एक ऐसे परिवार से जहां वंचन हर तरह का किसी ने झेला हो, आर्थिक भी झेला हो। इनके पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, माँ गृहिणी हैं, खेती का काम करती हैं और नरेगा में मजदूरी भी करती रही हैं कभी कभी। तो एक बड़ा परिवार जिसने खूब स्ट्रगल किया, सामाजिक संघर्ष भी किया। ये समाज के उस हिस्से से हैं जिसको हम दलित समाज कहते हैं, और उस हिस्से से होते हुए स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता। आप कुछ भी करते हैं तो समाज के लोग चुनौती के रूप में देखते हैं, बहुत स्वाभाविक रूप से आपका समर्थन नहीं कर पाते। कई बार कोई कुछ कहता नहीं है लेकिन आंखें बहुत कुछ कह देती हैं, भाव बहुत कुछ कह देते हैं, और वो कई बार आत्मविश्वास तोड़ने के लिए काफी होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी किस्म के, तो ये उन बच्चों में से हैं। अधिकांश हैं जो समाज और समय की चुनौतियों को नहीं झेल पाते, ढल जाते हैं। कुछ हैं कि बदल जाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। तो सारा सारा अंतर यही होता है कि आप ढलने वालों में हैं या बदलने वालों में हैं, क्योंकि आपको ढालने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां लगातार तैयार खड़ी हैं। आप उन सारी परिस्थितियों से टकराते रहें, जूझते रहें, भिड़ते रहें, उनको हरा दें, तो फिर आप बदलने वालों की कतार में शामिल होते हैं, जो कि आसान नहीं होता है, मुश्किल काम होता है। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई लिखाई के दम पर बीटेक में एडमिशन लिया आईआईटी दिल्ली में, सिविल इंजीनियरिंग में, वहां पढ़ाई की। आना यूपीएससी में था, तब इनका भूगोल विषय से तैयारी करने का बहुत मन था, तो इन्होंने जेएनयू में एमए ज्योग्राफी में एडमिशन लिया, जिसका मूल भाव ये था कि एक अच्छे माहौल में रहना और साथ में तैयारी करते रहना। तैयारी की, ये बात 2017 से 19 की है। 18 में पहला अटेम्प्ट दिया और उसके बाद से इनकी सफलता की यात्रा शुरू हो गई। जब ये पहला इंटरव्यू दे रहे थे तब मेरा पहली बार इनसे मिलना हुआ। जेएनयू में रहते थे, वहीं से यहाँ आते थे। इंटरव्यू के समय हमारी कुछ मुलाकातें हुई और सिलेक्ट हो गए उसी अटेम्प्ट में। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस इनको मिली। अभी तो रेलवे की सर्विसेज को मर्ज करके एक सर्विस में कन्वर्ट कर दिया है, IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। पहले रेलवे की सर्विसेज मतलब 4 सिविल सर्विसेज में थी, बाकी IES में भी होती थी। अब उन सबको मर्ज करके कोशिश कर रहे हैं कि एक ही सर्विस से सबको लेके आए। तो पहली बार में आपका सिलेक्शन हो, अच्छा तो लगता ही है, पर तब ये भी लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि इसका मतलब कुछ और अच्छा हो सकता है। अब बीच में से आर हटाने का मन था इनका, तो IRAS में से आर एक्स्ट्रा लगा हुआ था, वो हटे तो IAS हो। उसके लिए रैंक बहुत अच्छा चाहिए था। अगली बार फिर परीक्षा दी और फिर उससे बढ़ के IPS में आ गए। लेकिन फिर ये लगने लगा कि अब और आगे कैसे बढ़े। फिर मुझसे लंबी बातचीत हुई, इस बीच में कोरोना भी आ चुका था। इनके मन में ये था कि मैं वैकल्पिक विषय में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ जितना अच्छा करना चाहिए, तो हम दोनों की लंबी बात के बाद सहमति बनी कि हिंदी साहित्य पर ट्राई करें। इन्होंने फिर ऑनलाइन क्लास के थ्रू उसको पढ़ा, बहुत जल्दी जल्दी दिन में 2-2 क्लास करके पढ़ा, कुछ आंसर लिख के दिखाए और बहुत ही शानदार आंसर लिखे। केवल 3 महीने में कैसे आप पूरे विषय की चटनी बना सकते हैं, उसका अचार निकाल सकते हैं, वो आप इनसे सीख सकते हैं। इतने कम समय में इंटरलिंकिंग करते हुए चीज़ों को पढ़ना, साइंटिफिक तरीके से नोट्स बनाना, वो इनके स्किल है। वो GS की क्लासेस भी ऑनलाइन देख रहे थे उस समय, हिंदी साहित्य भी देख रहे थे, और हम लोग लगातार संपर्क में रहते ही थे। तब ये IPS हो गए थे और ट्रेनिंग में जा चुके थे। फिर ये हुआ कि अब IPS हो गए हैं तो और आगे बढ़े, फिर कोशिश की। अब संयोग कई बार क्या होता है कि कहीं नंबर बढ़ते हैं, कहीं नंबर कम हो जाते हैं। इंटरव्यू नंबर पहले ज्यादा थे, फिर कम हो गए, तो अगली बार भी IPS ही मिल पाया। इस साल इन्होंने मन बना रखा था कि अब मतलब जैसे होता है ना कि अब करो या मरो वाली हालत हो गई है कि इस बार करना है, क्योंकि करियर भी तो खत्म हो रहा है ना नौकरी में। आप
2 साल सीनियर हो चुके हैं। तो इस साल पूरी ताकत से हैदराबाद एकेडमी में रहते हुए तैयारी की। लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है ही, उस पर कोई दुविधा किसी तरह की थी भी नहीं। खूब बढ़िया लिखा। और जिस दिन हिंदी साहित्य का पेपर हुआ तो शाम को फोन मेरे पास आया, बोले सर इस बार सारा कुछ इतना बढ़िया हुआ, निबंध, जीएस, सारे पेपर्स, हिंदी पेपर 1 सब शानदार हुआ। पेपर 2 में सर अभी पता लगा कि 3 व्याख्याएं गलत हो गई। 3 व्याख्या का मतलब 30 नंबर का गलत हो गया। तो बोले सर अब क्या होगा? पता तो मुझे भी नहीं था क्या होगा, मुझे क्या पता क्या होगा इसके बाद। अब मैं क्या बोलूं क्या होगा, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि अच्छी बात है कि इनकी व्याख्याएं प्रश्न नंबर 5 में गलत हुई, प्रश्न 1 में सारी ठीक हो गई। ऐसे में क्या होता है कि एग्जामिनर अगर देखता है कि ये बच्चा बहुत ही अच्छे आंसर लिख रहा है और बाद में 2-3 गलतियां हो तो वो उतना दंड देता नहीं, कुछ नंबर दे देता है। और शुरू में हो तो सीधे काटता है, 0 करता है उसको। तो मैंने कहा देखो यार, दोनों बातें हो सकती हैं। कभी कभी एग्जामिनर बहुत नाराज किस्म के लोग होते हैं, लेकिन आमतौर पर अगर आपकी व्याख्या अच्छी है, केवल संदर्भ गलत है, प्रसंग गलत है, तो ज्यादा नंबर नहीं काटते हैं। ये मैंने इसलिए भी कहा कि अब दुखी होने से होगा क्या, जो गलती हो गई वो तो हो गई, अब इसमें कोई क्या कर सकता है। पर उसके बाद से रिजल्ट आने तक इन्होंने पूरे समाज को तबाह करके रखा। जब जिससे बात करे सर 3 व्याख्याएं गलत हो गई। ये एक परसों बता रहे थे मुझे कि मैंने अपनी पत्नी को तबाह कर दिया 3 महीने में, रोज बोल बोल के 3 व्याख्याएं गलत हो गई। उसको भी याद हो गया 3 व्याख्याएं गलत हो गई हैं, क्योंकि पूरा इतना अच्छा अटेम्प्ट किसी का हो और एक पॉइंट पे लगे कि पूरा 1 साल हाथ से निकल गया, तो खराब तो लगता ही है, किसी को भी तनाव होता ही है। खैर फिर मेंस हुआ, मेंस तो होना ही था, मेंस से तो कोई दुविधा थी भी नहीं। फिर इंटरव्यू, इस बार इंटरव्यू में ये हैदराबाद से नहीं आ पा रहे थे। फाइनली इंटरव्यू से एक दिन पहले जूम पे हम लोगों ने एक सेशन किया और जो जो इनको डाउट थे वो सब डिस्कस किए। इंटरव्यू अच्छा हुआ और इंटरव्यू में जैसे पहले अटेम्प्ट में इनको अच्छे नंबर मिले थे, इस बार फिर से वैसे नंबर मिले। उसने हिंदी साहित्य की 3 व्याख्याओं की भरपाई कर दी। 268 नंबर हिंदी साहित्य में है, वरना शायद कह सकते हैं 275 से 285 के बीच में कहीं नंबर होने चाहिए थे। तो फिर रिजल्ट का दिन आ गया। रिजल्ट के दिन भी एक रात पहले भी गीत गा रहे थे, 3 व्याख्याएं गलत हो गई। लेकिन वो कहते ना कि जब आपका सिलेक्शन होना है तो फिर हो ही जाना है, फिर कितनी बाधाएं हो, कुछ भी हो, तब हो ही जाना है। और नहीं होना तो आप कितना भी 30 मार्क अटेम्प्ट दे लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये गलती कहाँ से हो गई। तो खैर रिजल्ट आया, 22वां रैंक आया, जो कि जितनी जरूरत इनको थी उतनी हिंदी माध्यम को भी जरूरत थी उस रैंक की। और रवि और ये अच्छे दोस्त हैं, रवि का 18वां रैंक आया। रवि ने इस बार मुझसे जब कुछ कॉपीज चेक करवाई मेन से एकदम पहले, तो उसने मुझसे पूछा सर क्या लगता है, और एक और सिविल सर्वेंट था उसने पूछा। मैंने कहा अब मैं कहने से बचता हूँ, लेकिन मेरी समझ से पूछोगे तो पहले 10-20 रैंक पे होना ही चाहिए, कोई वजह नहीं है कि ना हो। इनको लेके पिछले साल जयपुर में एक सेमिनार था, तो ये वहां थे, मैं भी वहां था। वो हमने अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे। ये पिछले साल की बात है, 2020 के अटेम्प्ट के रिजल्ट से पहले की बात है। तो बच्चों को मैंने कहा कि देखो आपके सामने जो हैं हमारे मित्र सुनील, मैं भी ऑन रिकॉर्ड कहना नहीं चाहता हूं, पर मेरा ख्याल है कि इस बार के रिजल्ट में ये प्रॉपर आईएएस में होंगे और बहुत शानदार रैंक होगा इनका। अपलोड इसलिए नहीं किया कि बाई चांस कुछ गड़बड़ हो जाए, तो फिर लोग हंसी भी तो करते हैं उसके बाद, तो वो अपलोड नहीं किया। पिछले साल दुर्भाग्य से प्रॉपर आईएएस हुए भी नहीं, इंटरव्यू में नंबर कम रह गए थे। लेकिन इस साल जब हो गया तो ये बोले कि सर अब अपलोड करवा दीजिए उसको। मैंने कहा अब नहीं करवाएंगे भाई, अब तो पुरानी बात हो गई, अब नई बात करेंगे तो ज्यादा ठीक है, नई बात करने का ही ज्यादा महत्व है। आईपीएस होने के बाद जब इनका विवाह हुआ, आपको पता है कि हमारे समाज में कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप दलित समाज से हों और शादी में घोड़ी पे चढ़ना चाहें तो ठीक ठाक तनाव हो जाता है समाज को। वो इन्होंने भी झेला, और ये आईपीएस होने की बात है, उसके बाद की बात है। वो ठीक है, मैनेज हुआ, पुलिस की ठीक ठाक सिक्योरिटी के तहत विवाह हुआ।
जो बताता है कि हमें समाज के तौर पर अभी कितना बदलने की जरूरत है, चीजों को कितना ठीक से समझने की जरूरत है। लेकिन ऐसे अनुभव लेके जब कोई सर्विस में जाता है तो उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, उसकी इच्छा भी होती है कि वो उन चीजों को ठीक करे। सिर्फ हंगामा ना हो, सूरत बदलनी चाहिए, यह इच्छा भी होती है। और मेरा अनुमान है कि जब सुनील इस तरह के सामाजिक अनुभवों को लेकर सेवा में जाएंगे तो जहां जहां काम करेंगे वहां सूरत बदलेगी, ठीक ठाक बदलेगी। हिंदी माध्यम में एक दौर था जब बहुत अच्छे रैंक मिलते ही थे। कल ही मेरी एक पुराने मित्र से बात हुई जो 2001 में 15वें रैंक पे हिंदी माध्यम से थे, अभी इन्हीं के राज्य में राजस्थान में सेक्रेटरी रैंक पे काम करते हैं, बड़े वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। फिर 5वां रैंक भी आया, 8वां भी, 10वां भी, फिर 3रा रैंक भी आया, 6ठा 7वां पहले आ चुका था, 9वां 11वां 13वां 12वां सब ये रैंक आए। फिर नए पाठ्यक्रम में भी 13वां रैंक निशांत का आया ही। लेकिन पिछले कुछ समय से निश्चित रूप से चीजें कमजोर चल रही थी और एक जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, साहस है, वो कहीं ना कहीं टूट रहा था। आपका भी, मेरा भी, सबका ही टूट रहा था। इस साल चीजें ठीक हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि इस आत्मविश्वास के बाद जब आप लोग उतरेंगे अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ तो चीजें और बेहतर होंगी। एक बहुत बढ़िया शेर किसी ने कहा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तो क्या पता उस नए दौर की शुरुआत का आगाज सुनील से हुआ हो और आप उसे दौर बना सकें, ये शुभकामनाएं मैं आपको दूंगा। इस तरह के सेमिनार्स में परंपरा ये है कि मैं साथ में बैठता नहीं हूं ताकि जो व्यक्ति आए आपसे सहज होकर बात करें, इस दबाव में ना करें कि साथ में मैं बैठा हुआ हूं। तो मैं अभी आपसे विदा लूंगा। सुनील आज आपके हवाले हैं। और हमने जानबूझ के 2 क्लास कैंसिल की क्योंकि आपकी बहुत जिज्ञासाएं होती हैं, चिट्ठियां देख के समझ ही रहा है। तो ये आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, 2 ढाई 3 घंटे जो भी होगा। फिर सारे बैचेस में बच्चों से मिलेंगे। और आपसे निवेदन है कि जो मैंने कहा था क्लास इनके आने से पहले, आज मैंने पहले आके कहा कि मैं इस भाव से हूं जैसे मम्मी किसी मेहमान के आने से पहले बच्चों को डांटती है कि काजू मत खाना प्लेट में से। है ना? तो मतलब ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप सेल्फी और उस चक्कर में उनका जीना मुश्किल कर दें, है ना? थोड़ा सहजता के साथ बात करें। और हम ऐसे सेमिनार्स और भी करेंगे, जब जब कोई टॉपर फ्री होंगे, दिल्ली में होंगे, उनको बुलाएंगे, आपसे बात करवाएंगे। ठीक है? बहुत बहुत हाँ हाँ